Hello, students. Welcome to the YouTube channel of ZA Academy. This is your mentor Abdul Ahad, and today I am here for you people. वो उन लोगों के लिए खास तौर से that are currently pursuing their 10th boards as well as they are preparing for the upcoming 11th entrance for the session of 27-28. तो बच्चों आपको मैं आज से एक जर्नी आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं स्पेशली फॉर बायोलॉजी एज यू नो दैट आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर। सो बायोलॉजी की आपकी एक जर्नी आज से स्टार्ट होने जा रही है। इस जर्नी में मैं आपको पूरा बायो का पोर्शन जो है वो कवर करवाऊंगा किस तरीके से, ताकि आपका 10th के बोर्ड्स भी प्रिपेयर हो जाएं कि किस तरीके से बोर्ड्स आपको करना है, और साथ ही साथ 11th एंट्रेंस का भी पोर्शन आपका कवर हो जाए। बायोलॉजी में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले मैं बाइफिकेशन बता दूं 11th एंट्रेंस के पोर्शन का। 11th एंट्रेंस की अगर बात करी जाए बच्चों, तो यहां पर जो पोर्शन होता है आपका वो 100 मार्क्स का टोटल आपका टेस्ट रहता है। द टेस्ट इज ऑफ 100 मार्क्स एंड आउट ऑफ दैट 100 मार्क्स जो साइंस का पोर्शन होता है, टॉकिंग अबाउट साइंस, तो साइंस का जो वेटेज है बेटा वो 50 मार्क्स का होता है। और साइंस में यू पीपल ऑलरेडी नो कि साइंस हैज बीन बाइफर्केटेड इनटू 3 पार्ट्स दैट आर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी। सो आई विल बी टेकिंग योर बायोलॉजी, जिसमें कि हर साल ऑन एन एवरेज 16 या फिर 17 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एंड इट हैज बीन ऑलरेडी प्रूफ, और इसकी आपकी क्लेम वीडियो भी अवेलेबल है। मैं दोबारा से आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि लास्ट ईयर का पेपर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बायोलॉजी का कि क्या क्या पोर्शन आए, और उसमें मैंने ये पूरी बात बताई है कि लास्ट ईयर 16 क्वेश्चंस वर देयर एंड आउट ऑफ 16 15 क्वेश्चन वर एग्जैक्टली फ्रॉम माय क्लास। कि क्या क्या चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं लास्ट में। आपको इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर मैंने एक मैराथन ली थी इन विच आई हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस में से ही ज्यादातर क्वेश्चंस यहां पर मौजूद थे। यानी कि आउट ऑफ 15 12 क्वेश्चंस वर फ्रॉम जस्ट अ सिंगल मैराथन। ठीक है, और ये क्लास में किस तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ये 15 के 15 क्वेश्चन वहीं से आए थे। एक क्वेश्चन जो था वो किससे था, वो जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है उसी से था। तो 16 आउट ऑफ 16 क्वेश्चंस वर फ्रॉम माय टीचिंग्स। ओके, सो इस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। क्या क्या आपको करना है, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजीज, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अब मैं बता दूं कि व्हाट इज द प्लान, कि किस तरीके से आपको लेकर के चलना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि 10th एज वेल एज 11th एंट्रेंस के लिए हम लोग पढ़ेंगे। सो फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे। आपका जो पहला चैप्टर जो है बायोलॉजी का, दैट इज लाइफ प्रोसेस। एक लाइफ प्रोसेस बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत इनॉर्मस और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन जनरेटिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर को किस तरीके से हम लोग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें और 11th एंट्रेंस से पढ़ें, ये वाली जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट टेक अ नोटबुक एंड अ पेन, और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको नोट करते जाइए। जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा उनको आप लिखते जाइए, ये इस चीज पे आप काम करते जाइए। ओके, हम लोग पढ़ेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक हम लोग उठाएंगे, जो पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। अब ये लाइफ प्रोसेस हम लोगों को दोनों चीजों में पढ़ना है। वी हैव टू टॉक अबाउट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स टू। तो हम लोग ये अलग अलग रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, प्लांट्स को पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं। देन नेक्स्ट में हम लोग जो है वो फिर आगे एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब किस तरीके से पढ़ना है बेटा, प्लांट्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब प्लांट्स के बारे में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बाद, इस टॉपिक को समझने के बाद मैं आपके लिए एक पेपर बनाऊंगा जस्ट फॉर क्लास 10th बोर्ड। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जामिनेशन कि किस तरीके के बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न कैसा होता है, सो दैट कि आप जो है ये बात समझ जाएं कि हाँ भाई सर ये वाला पैटर्न हम लोगों को मिलने वाला है। उसमें कुछ मैं आपको बता दूं किस तरीके से रहते हैं, कुछ एमसीक्यूज विल बी देयर। असर्शन रीजन आपके में इंट्रोड्यूस हो चुका है। असर्शन रीजन अब हर एग्जामिनेशन में आ रहा है। असर्शन रीजन विल बी देयर। आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे आपसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एट लास्ट आपसे जो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर आल्सो देयर।
तो किस तरीके से केस स्टडी आ सकती है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तीसरे बार में जब मैं आपके लिए लेक्चर लेकर के आऊंगा तो वो होगा 11th एंट्रेंस के लिए, यानी कि ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नाउ फ्रॉम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और वो कौन कौन से क्वेश्चंस है जो पहले आ चुके हैं 11th एंट्रेंस में, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके चांसेस है आने की, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं उन क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है, और आप उसके साथ में आंसर भी दीजिए, और उसको जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक क्वेश्चन को। ओके, सो दिस विल बी स्ट्रेटजी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बायोलॉजी ऑफ योर क्लास 10th एज वेल एज 11th एंट्रेंस। ओके बच्चों, सो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई है कि क्या प्लान मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, क्या स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आज का टॉपिक हम लोग फिर अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि हम लोग जान ले कि सर आखिर ये न्यूट्रिशन जो होता है वो होता क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। सबसे पहली बात ये आती है कि न्यूट्रिशन आखिर किस चीज को कहते हैं। सो सिंपल सी बात है बेटा, न्यूट्रिशन क्या होता है, कोई भी फूड पार्टिकल, देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, देयर आर वेरियस लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोनों के बीच में देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो कैरेक्टरिस्टिक में से एक कैरेक्टरिस्टिक न्यूट्रिशन भी होता है, यानी कि इसका क्या मतलब होता है, कंजम्पशन ऑफ फूड, फूड का कंजम्पशन करेंगे एंड फिर उसका यूटिलाइजेशन भी होगा। ठीक है, फूड को आप कंज्यूम करेंगे, देन यू आर गोइंग टू यूटिलाइज इट। Why you are going to utilize it? In order to get the energy from that particular food so that you can do your course, you can do your work, you can study, you can do whatever you want. ठीक है, you can play even. ओके, तो ये वाली बात होती है न्यूट्रिशन की। तो सिंपल सी बात हम लोगों ने करी, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इन ऑर्डर टू गेट द एनर्जी। ये होता है आपका न्यूट्रिशन। अब जाहिर सी बात है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, whether they are plants, whether they are animals or they are microorganisms, हर एक ऑर्गेनिज्म को किस चीज की जरूरत होती है, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड फूड, न्यूट्रिशन, एनर्जी की जरूरत होती है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, as I have told you, nutrition in plants. So our topic is nutrition in plants. तो प्लांट्स किस तरीके से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं बेटा, ये वाली चीज के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है। अच्छा, बचपन से एक प्रोसेस जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। सर फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए से प्लांट ऑर्गेनिज्म, प्लांट जो है वो अपना जो है ये फूड प्रिपेयर करते हैं। टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, सर दो रॉ मटेरियल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये क्या बना लेते हैं सर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट which has been observed by chlorophyll. And they are going to give glucose, that is C6H12O6, oxygen and water molecule. ये इस तरीके से जो है आपका going to balance this particular equation। तो इस तरीके से आपका ये फोटोसिंथेसिस होता है जो आपने अभी तक पढ़ा था। नाउ इन क्लास 10th लेवल या फिर फॉर 11 एंट्रेंस किस तरीके से आपको इसको एडवांस फॉर्म में पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्लास 10th में है, अगर बोर्ड्स में आप आ चुके हैं तो ये जाहिर सी बात है क्लास 6 7th में भी आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस, क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको अलग से पढ़ना है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि रॉ मटेरियल चेंज हो जाएंगे क्लास 10th में आकर के या कुछ और चेंज हो जाएगा, नहीं। यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेप्स, किन स्टेप्स में वो रिएक्शंस हो रहे हैं, किस वक्त वो रिएक्शंस हो रहे हैं, कि भाई सुबह में क्या हो रहा है, कि रात में क्या हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्या हो रहा है, एब्सेंस ऑफ सनलाइट में क्या हो रहा है, कौन कौन सी रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं,
all those things we are going to study in this, and we are going to see the expected questions that are going to be arises from these particular topics. I hope you better understand कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लिया जाए कि सर ये जो रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का वो कहाँ होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. कि सर प्रोसेस तो समझ में आ गया, पहले से पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस, कि उसकी साइट क्या होती है, किस जगह पर होता है ये. तो मैं एक यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ बेटा. सर कहां पर होता है, सिंपल सर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लीव्स के अंदर होता है. तो साइट फॉर फोटोसिंथेसिस क्या हो गई, लीफ हो गई. ठीक है, अब एक खास चीज मैं बनाने जा रहा हूं इसमें. आप लोगों ने क्लास 9th में ये चीज पढ़ी होगी इन द चैप्टर टिश्यू, कि टिश्यू के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का सेल प्रेजेंट होता है, एक टिश्यू प्रेजेंट होता है. टिश्यू बाय जाहिर सी बात है कैसे बन रहा है, बाय एग्रीगेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स. ठीक है, अलग अलग सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं. तो यहाँ पर क्या है, एक टिश्यू प्रेजेंट होता है. ठीक है, मैंने ये जो डायग्राम बनाया बेटा, ऑल्दो ये 2D डायग्राम है, बट इमेजिन इट एज अ 3D लीफ. ठीक है, कि आपके पास लीफ है, दिस विल बी द अपर सरफेस एंड दिस विल बी द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट है, यहाँ पर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है. पूरे प्लांट के हर एक जगह पर ये वाला पर्टिकुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, हर एक सरफेस पे. दिस पर्टिकुलर टिश्यू इज कॉल्ड एज ईदर सरफेस टिश्यू, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. अपर सरफेस पे प्रेजेंट है ये वाला, तो इट विल बी अपर एपिडर्मिस. और ये नीचे प्रेजेंट है, सो दिस विल बी लोअर एपिडर्मिस. तो ये एक तरीके का टिश्यू मैंने आपको बता दिया, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस. दिस सेल्स आर, दिस टिश्यूज आर आल्सो कॉल्ड एज सरफेस टिश्यू, क्योंकि हर एक सरफेस से प्रेजेंट होते हैं प्लांट के. ठीक है, अच्छा बात क्या करी जाए, खास बात अगर मैं करता हूं, कुछ लीव आपने इस तरीके से भी ऐसे करके देखी होंगी, जिसमें क्या है सर कि कुछ व्हाइट व्हाइट पार्ट्स होते हैं साइड साइड में. ठीक है, अब ऐसे पार्ट्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है, ये जो एपिडर्मिस है ये उस लीफ का अच्छा खासा पोर्शन कवर करने लगते हैं. एक मेन प्रॉब्लम वाली बात क्या होती है कि इसमें अपर एपिडर्मिस में और लोअर एपिडर्मिस में दोनों के ही अंदर बेटा एक चीज की कमी होती है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल. यानी कि इसके पास भी क्लोरोफिल नहीं होता है और इसके पास भी क्लोरोफिल नहीं होता है. अब अगर क्लोरोफिल नहीं है, तो फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यू रिक्वायर व्हाट, यू रिक्वायर सनलाइट. और सनलाइट को कौन ट्रैप कर रहा था, क्लोरोफिल ट्रैप कर रहा था. तो ऐसे पोर्शन में, यानी कि इन एपिडर्मिस में अगर क्लोरोफिल नहीं है, सो फोटोसिंथेसिस विल नॉट बी पॉसिबल. So these are the cell, the upper as well as lower epidermis are the tissues in which photosynthesis doesn't occur. ओके, ऐसी जो लीव्स होती हैं जिनके अंदर ये एपिडर्मिस वाला पोर्शन ज्यादा बड़ा होता है और व्हाइट व्हाइट कलर की जो है वो लीव्स हो जाती हैं, उनके बॉर्डर्स व्हाइट होते हैं, दीज लीव्स आर कॉल्ड एज वेरीगेटेड लीव्स. इनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज वेरीगेटेड लीव्स. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि वेरीगेटेड लीव्स जो है वो क्या होती है. कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन टर्म के हिसाब से अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो यू पीपल गेट कंफ्यूज्ड इन दैट. तो वेरीगेटेड लीव्स उन्हें कहते हैं. अच्छा साहब, अब ये वाली चीज हम लोगों ने देख ली, आइए अब कुछ और टिश्यूज, कुछ और सेल्स इसके अंदर देखते हैं हम लोग. अपार्ट फ्रॉम एपिडर्मिस यहां पर क्या होता है, कुछ और दूसरे तरीके के सेल्स भी मौजूद होते हैं सर. कुछ इस तरीके के सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, या टिश्यूज आप कह सकते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे टिश्यूज और भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, एंड दीज पर्टिकुलर टिश्यूज, इनके बारे में अगर बात करी जाए तो ये इनके सबके न्यूक्लियस हो गए. इस तरीके के टिश्यूज जो प्रेजेंट है, दीज टिश्यूज आर कॉल्ड एज पैलिसेड टिश्यूज. इनको कहते हैं पैलिसेड टिश्यू. ओके, पैलिसेड टिश्यूज. ये पैलिसेड टिश्यूज होते हैं. पैलिसेड टिश्यूज की अगर बात करी जाए तो सर दे हैव द क्लोरोफिल और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं. तो सर कुछ आपने लीव्स देखी होगी बेटा, लीव्स के अगर इस तरीके से आप करके दबाएं तो हल्की सी वो दब जाती है. वो इसलिए दबती है क्योंकि अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू इज आल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन. ये कौन से टिश्यूज होते हैं, दे आर दी स्पॉन्जी टिश्यूज. ठीक है, ये कौन से टिश्यूज होते हैं बेटा, दे आर स्पॉन्जी टिश्यूज. स्पॉन्जी
टिश्यू। इनके पास भी क्या होता है सर, इनके पास भी क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है। सो दे आल्सो परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर भी होता है। मैं आपके सामने क्यों डायग्राम बना रहा हूं, ऑल्दो इट इज गोइंग टू टेक टाइम, मैं एक सिंपल सी जो है वो पीपीटी लगा करके भी बता सकता था, लेकिन दिस इज द वे दैट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन दी 10th बायोलॉजी, सॉरी 10th बोर्ड एग्जाम, ओके कि इस तरीके से डायग्राम आप बना लें, अलग कलर की पेन्स जो है वो इस्तेमाल करें, सो दैट यू कैन लेबल द डायग्राम वेरी वेल, कहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कहां पर नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें आप इसके जरिए से बता लें, ठीक है। आई एम आल्सो शोइंग कि हाउ टू मेक द डायग्राम्स एंड ऑल दैट। अच्छा, एक खास बात फ्रॉम द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि पैलिसेड as well as spongy tissues together they are called as mesophil tissues। इनको क्या कहते हैं बेटा, मीजोफिल टिश्यूज कहा जाता है, ठीक है। और इन मीजोफिल टिश्यूज के अंदर ही जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। बात यहीं तक नहीं रुकती है, कह रहे हैं कि सर हर जगह एपिडर्मिस तो प्रेजेंट होती नहीं है, लीफ में हर एक जगह एपिडर्मिस इज नॉट प्रेजेंट, कुछ पार्ट ऐसा होता है, कुछ पोर्शन इज आल्सो देयर, वहां पर क्या होता है बेटा कि ये एपिडर्मिस टिश्यूज जो है वो मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। यहां पर ये एपिडर्मिस टिश्यूज जो है वो मौजूद नहीं होते हैं, एक होल प्रेजेंट होता है उसकी जगह, और बचपन से आप लोग जानते हैं कि उस पर्टिकुलर होल को, उस छोटे से पोर को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा, यानी कि ये ओपनिंग जो होती है दिस इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। स्टोमेटा यहां पर मौजूद होता है, और स्टोमेटा इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय सेल्स दैट आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। ये आपके गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। बात करी जाए गार्ड सेल्स की, तो गार्ड सेल्स आल्सो हैव क्लोरोफिल, सो ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अब आपका क्वेश्चन यहां पर क्या अराइज करता है, which among the following perform, which among the following tissues या which among the following parts of the leaves are going to perform the process of photosynthesis। अब यहां पर ऑप्शन 4 दे दिया कि गार्ड सेल्स हो गया, कि एपिडर्मिस हो गया, पैलिसेड हो गया, स्पॉन्जी टिश्यू हो गया, तो ये तीन कर रहे हैं सर। एपिडर्मिस के अंदर क्लोरोफिल नहीं मौजूद होता है, सो इट इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। टॉकिंग अबाउट स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होते हैं सर, कि पोर्स मौजूद होते हैं जिसके जरिए से जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो होता है यहां पर, gaseous exchange is going to be takes place by स्टोमेटा, ठीक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरीके से अंदर आ जाएगा, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा थ्रू दी स्टोमेटा, इसके जरिए से ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हम लोगों को ये वाली बात तो क्लियर हो गई कि सर व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब अगर बात करी जाए तो जो भी प्रोसेस होता है इन क्लास 9th यू मस्ट हैव स्टडीड द चैप्टर सेल, उसमें आप लोगों ने सेल के बारे में जो पढ़ा, सेल में एक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी बच्चे कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ द सेल, कोई भी चीज होती है तो उस ऑल्दो बॉडी इज गोइंग टू परफॉर्म द फंक्शन, ऐसा दिखता है कि बॉडी कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली वो फंक्शन कहां पर हो रहा होता है, सेल में हो रहा होता है। सिमिलरली अगर हम लोग इस लीफ की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग इनसाइड द लीफ, लेकिन लीफ में भी कहीं ना कोई ऐसा सेल होगा जहां पर ये परफॉर्मेंस हो रहा होगा, ये पर्टिकुलर प्रोसेस हो रहा होगा। और सेल के अंदर भी वेरियस ऑर्गेनल्स आर देयर इन विच द प्रोसेस इज गोइंग टू अकर। तो हम लोगों को वो पर्टिकुलर चीज पढ़नी है, वो पर्टिकुलर सेल पढ़ना है, वो पर्टिकुलर ऑर्गन पढ़ना है कि कहां पर हो रहा है ये प्रोसेस। लीफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लीफ के अंदर आपके एक सेल मौजूद है, ठीक है, दिस इज द सेल ऑफ द लीफ, और उसके अंदर एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोसेस होता है किस चीज का बेटा, फोटोसिंथेसिस का, एंड दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल। यही वजह है कि उसको क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या कहते हैं, किचन ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने अभी देखा कि हाँ भाई ये लीफ का डायग्राम होता है और कौन कौन सी जगह पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है, तो उन सारे सेल्स के सारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस होता है। तो जल्दी से आइए अब हम लोग देखते हैं कि
किस तरीके का आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात हम लोग करते हैं, आइए। ठीक है, सी दिस इज अ पर्टिकुलर ऑर्गेनल दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि बहुत खास ऑर्गेनल है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, तो ऑल द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैव डबल मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन इसके ऊपर जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है। ठीक है, सबसे पहली बात। अब क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे प्लेट्स जो हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं। These single plates are called as thylakoids। अभी मैं बता रहा हूं आपको कि क्या किस तरीके से होता है। ये मैं डायग्राम इस वजह से सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं बेटा, so that you people can understand how to make the diagrams in not in a very fair manner. If you are going to label it very well, तो आपको कंप्लीट मार्क्स इस तरीके से उसके मिलते हैं। बोर्ड्स में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, ये सारे के सारे आपस में बेटा कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं। ओके, ये सारी चीजें हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी see this, let me label this particular diagram for you people। अब यहां पर क्या है, ये तो मेम्ब्रेन हो गई, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। द अदर वन इज द इनर मेम्ब्रेन। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है सर। नाउ वी नीड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स। यहां पर एक सिंगल प्लेट इज कॉल्ड एज thylakoid and the group of thylakoid, this particular thing, this is called as granum। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रैनम कहते हैं। अब थाइलाकोइड एंड ग्रैनम, बेटा फोटोसिंथेसिस जो हम लोगों ने पढ़ा है भाई, 24 घंटे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रोसेस सिर्फ सन की प्रेजेंस में ही होते हैं, कुछ प्रोसेस सन की एब्सेंस में भी हो जाते हैं। तो सन की प्रेजेंस में जो ऑप्शन, जो चीजें होती हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इफ इट इज गोइंग टू अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, देन इट विल बी टर्म्ड एज लाइट रिएक्शन। तो यहां पर आपका थाइलाकोइड जो होता है, इसके अंदर लाइट रिएक्शन होता है, और आपके ग्रैनम के अंदर भी लाइट रिएक्शन होता है। ओके, सेकेंड थिंग की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो दीज आर द इंटरकनेक्टेड थिंग्स। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, इस तरीके से एक लिक्विड, डार्क लिक्विड जो है वो प्रेजेंट होता है। दैट पर्टिकुलर लिक्विड इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, स्टोमाटा या स्टोमाटा का जो सिंगुलर फॉर्म होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टोमा। स्टोमाटा का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, दैट इज स्टोमा। And the liquid that are present inside the chloroplast is called as stroma। Don't get confused in these two words, these two terminologies। Understood? तो ये आपका होता है स्ट्रोमा, और ये जो बीच में इंटरकनेक्टेड लाइंस है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमल लेमेला। अब ये स्ट्रोमा एंड स्ट्रोमल लेमेला दोनों के अंदर क्या होता है बेटा, डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, यानी कि दो जगह पर हम लोगों ने पढ़ लिया लाइट रिएक्शन होता है, दो जगह पर पढ़ लिया डार्क रिएक्शन होता है। क्या होता है ये लाइट एंड डार्क रिएक्शन, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो पहले जरा इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया जाए। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, इनके पास दो चीजें और होती हैं। क्या कह रहे हैं सर, कि दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स, और इनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल, यानी कि अपना खुद का डीएनए भी होता है। अच्छा, अब इन दोनों की वजह से राइबोसोम्स एंड डीएनए, ये हर किसी के पास नहीं होता है। पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि प्लांट्स में दो कह लीजिए, ह्यूमन बींग्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर एक कह लीजिए, it is they are the organelles which have their own DNA as well as ribosomes। यही दो ऑर्गेनल्स पूरे उसमें ऐसे हैं कि इनके पास अपना खुद का डीएनए और अपना खुद का राइबोसोम मौजूद होता है।
ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन दे आर गोइंग टू सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स, अपनी खुद की प्रोटीन्स भी ये बना लेते हैं। दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन न्यूक्लियस फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ये नहीं कि न्यूक्लियस के पास जाकर के भैया थोड़ी प्रोटीन दे देना प्लीज। तो हर एक ऑर्गेनल डिपेंड करता है न्यूक्लियस पर, लेकिन कुछ हद तक ये लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। एंड दैट्स व्हाई दीज टू ऑर्गेनल्स, क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कौन सा बता दिया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, these two organelles have their own DNA and ribosome so that they can synthesize their own protein, and that is the reason they are called as semi autonomous organelles। semi autonomous इनको कहा जाता है, या फिर they are also called as self dependent organelles, sorry, सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनल्स भी कहा जाता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो आप अगर 11th एंट्रेंस के पीवाईक्यूज को उठा करके सॉल्व करेंगे पिछले 10 साल के, तो उसमें कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन आपसे है, इस वजह से मैंने ये वाली चीज यहाँ पर बताई। अब हम लोगों को क्या देखना है कि भाई फोटोसिंथेसिस तो हम लोगों ने पढ़ रखा है सर बचपन से, हम लोगों ने साइड देख ली, लीफ के अंदर कौन कौन सी जगह है, कहां पर हो रहा है। फिर हमें पता चला है सर खाली लीफ के अंदर नहीं, लीफ के अंदर सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट में भी जो है वो रिएक्शन हो रहा है। इसमें भी क्या देखा हम लोगों ने, लाइट रिएक्शन हो रहा है और डार्क रिएक्शन हो रहा है। तो आइए जरा हम लोग समझ लें अब ये लाइट और डार्क रिएक्शन क्या है। लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि सर क्या मैकेनिज्म है। तो ये मैकेनिज्म जो होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन 2 स्टेप्स। एक पहला क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज योर लाइट रिएक्शन, इसको क्या कहा जाता है, इट इज आल्सो टर्म्ड एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि लाइट के ऊपर ये डिपेंड करेगा, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अंडरस्टूड। तो लाइट रिएक्शन या फिर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इस स्टेज में क्या होगा, यानी कि बात सिंपल सी समझ में आ रही है सर कि लाइट के ऊपर डिपेंड होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही ये प्रोसेस होगा। यानी कि अगर 12 घंटे का दिन हो रहा है तो ये सिर्फ प्रोसेस जो है वो 12 घंटे ही होगा। खास चीज आपको क्या इसमें समझनी है बेटा, क्या चीज पढ़नी है, सी दिस, जो सनलाइट होती है, ठीक है, द सनलाइट is going to come on the surface of earth in the form of packets, and those packets are called as photons। इन एनर्जी के पैकेट्स को क्या कहा जाता है, फोटॉन्स को कहा जाता है। नाउ अब क्या होता है, यहां पर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिस पिगमेंट की हम लोग बार बार बात कर रहे थे, दैट पर्टिकुलर पिगमेंट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल जो है ये इस फोटोन की एनर्जी को रिसीव करता है एंड इट गेट्स एक्टिवेटेड। अच्छा, क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल हैज 2 फंक्शंस। क्लोरोफिल के 2 फंक्शन होते हैं, क्या क्या, एक तो सर ये एक पिगमेंट की तरह काम करता है, ठीक है, पिगमेंट की तरह काम करता है, क्या मतलब भाई सर सिंपल सी बात है कि लीव्स को ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। अब सवाल ये भी पूछा जाता है कि ग्रीन कलर कैसे प्रोवाइड करता है, कौन सी चीज उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो बेटा ऑलवेज रिमेंबर, इसके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, ये मैग्नीशियम की वजह से जो है ये पिगमेंट ग्रीन कर देता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल ग्रीन कलर कर देता है। जैसे ब्लड के अंदर ब्लड रेड होता है, क्यों, हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन इज द पिगमेंट। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्यों रेड होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन। सिमिलरली क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। एक तो हम लोगों ने फंक्शन देखा कि सर ये पिगमेंट है, दूसरी चीज क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब करता है किस चीज को, सनलाइट को, एब्जॉर्ब्स सनलाइट, ठीक है। तो क्लोरोफिल के ये 2 फंक्शन इस तरीके से हो जाते हैं। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। अब जरा लाइट रिएक्शन को हम लोग देखें कि भाई लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल समझ में आ गया, लाइट रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है। लाइट रिएक्शन में 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हम लोग अगर बात करें तो इसका नाम मैं लिख रहा हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। इससे डरना नहीं है, सिंपल सी बात है, अभी बता रहा हूं, ठीक है। फोटो का मतलब क्या है, लाइट,
फॉस्फो का मतलब क्या है? फॉस्फो कहां से आया? फॉस्फोरस से आया और ये प्रोसेस को राइलेशन कह दिया। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि क्या होता है, यहां पर एक एडीपी मॉलिक्यूल है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, उसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो अटैच हो जाता है बेटा। कैसे? जब इस तरीके से क्लोरोफिल एक्टिव होता है, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि सर क्या हुआ? क्लोरोफिल एक्टिव हुआ। कैसे एक्टिव हुआ? फोटॉन्स की एनर्जी यूज करी, फोटॉन्स की एनर्जी यूज करके ये एक्टिव हो गया और इस एडीपी मॉलिक्यूल को इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एटीपी। अब ये एटीपी मॉलिक्यूल जो बना है ये जा करके कहां यूज होना है? ये सर डार्क रिएक्शन की साइट पर यूज होना है। अंडरस्टूड? तो पहला स्टेप हमारा क्या हो गया? फोटोफॉस्फोराइलेशन, इन विच inside the ADP an inorganic phosphate is going to be attached in presence of activated chlorophyll that has been activated by the energy of photon, and it is going to convert into ATP, and this ATP, the adenosine triphosphate, is going to use in the process of dark reaction. अच्छा साहब, अब एक दूसरी चीज और होती है यहां पर। एक तो ये चीज हो गई, सेकेंड चीज अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देखो बच्चों, फोटो का मतलब क्या होता है? अगेन फोटोन यानी कि लाइट, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी कि किस चीज का ब्रेकडाउन होगा? वाटर का ब्रेकडाउन होता है यहाँ पर। यानी कि इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द रॉ मटेरियल, दैट इज फर्स्ट रॉ मटेरियल वाटर हमारा जो होता है, इट इज गोइंग टू स्प्लिट इनटू दिस इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, कैसे? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल कैसा? एक्टिवेटेड क्लोरोफिल, फोटॉन्स सनलाइट की वजह से, ठीक है, एक्टिवेटेड क्लोरोफिल की वजह से ये एक रॉ मटेरियल हमारा ब्रेकडाउन हो गया। इसका किस चीज में? H प्लस आइन एंड OH आइंस। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है बेटा? यहां पर जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है दैट इज गोइंग टू बी रिलीज फ्रॉम हियर इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी रिलीज। हाइड्रोजन आ गया यहां पर और ये OH आयन इस तरीके से यहां पर मौजूद हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है? अब जाहिर सी बात है, हम लोगों ने बात करी कि सर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसमें से यहां पर रिलीज होगी, तो यहां पर एक प्रोसेस होता है किस तरीके से, यानी कि फोटोलिसिस होते टाइम ये आपका फिर ये हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में रिलीज होता है और ये ऑक्सीजन इस तरीके से जो है वो रिलीज हो जाता है। इन ऑर्डर टू गोइंग टू बैलेंस दिस, इस तरीके से दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी मेड। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। बेटा ये वाली चीज आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहां पर आप कह लीजिए हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में इस तरीके से 2H2, सी दिस, ये आपका इस तरीके से बनके तैयार हो जाता है। अब ये वाली चीज जो है ये अगेन इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन, और यहां पर ये ऑक्सीजन जो होता है आपका, ये ऑक्सीजन आपका एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, इट इज गोइंग टू बी रिलीज फ्रॉम द स्टोमेटा। सवाल क्या पूछता है? एंट्रेंस में ये सवाल पूछा गया है कि जो ऑक्सीजन रिलीज करता है प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो ऑक्सीजन कहां से आती है? सो दैट पर्टिकुलर ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का जब ब्रेकडाउन होता है सर, तब ये ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। अब हम लोगों ने क्या देखा कि सर ये एटीपी और ये हाइड्रोजन, ये जो बना ये डार्क रिएक्शन की साइड पे पहुंचेगा और वहां पर जाकर के इसका सिंथेसिस होगा, इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब भाई साहब ये हाइड्रोजन जो चचा होते हैं, इनके कुछ नखरे होते हैं। ये क्या कहते हैं कि भाई हम इस तरीके से नहीं जाएंगे, हमारे लिए एक गाड़ी बुलाई जाए। तो एक गाड़ी आती है जिसका नाम होता है बेटा NADP। ठीक है, लेट मी जस्ट डू दिस। एक गाड़ी होती है जिसका नाम होता है NADP, दैट स्टैंड्स फॉर निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड
फॉस्फेट। ठीक है, ये NADP क्या करता है बेटा, यहां पर इस हाइड्रोजन को अटैच करता है एंड इट इज गोइंग टू बिकम NADPH। और ये NADPH पहुंच जाता है ATP के साथ, कहां पर, एट द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, यानी कि स्ट्रोमा एंड स्ट्रोमल लेमेला। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं जो हमारे पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन, या फिर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या हुआ, ठीक है, यहां पर हमारा जो दूसरा रॉ मटेरियल होता है बेटा, द अदर रॉ मटेरियल, द सेकेंड रॉ मटेरियल, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में वो जो NADP लेकर के आया था हाइड्रोजन, वो यहां पर हाइड्रोजन यूज होता है और इस जगह पर आपका ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज बन करके तैयार हो जाता है डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन की अगर बात करी जाए तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, लेकिन एक सबसे खास चीज क्या है कि सर देयर इज नो नीड ऑफ लाइट, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि बच्चों पूरे 24 आवर्स होता ही रहता है। अंडरस्टूड? अच्छा, आपने कई बार सुना होगा कि बड़े बूढ़े कहते हैं कि भाई रात में पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए बेटा? क्योंकि पेड़ जो है दे आर ऑल्सो द लिविंग थिंग्स, वो भी रेस्पायर करते हैं। रेस्पिरेशन, वैसे मैं ये बात बताऊंगा आपको फिर से, वो भी रेस्पायर करते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू बी रिलीज। बट दिन के टाइम में क्या होता है, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से रिलीज हो रही है सर, तो वो चीज बैलेंस हो जाती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो गई, ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी रिलीज। अब क्या होता है, एट द नाइट टाइम आप भी रेस्पायर कर रहे हैं, प्लांट भी रेस्पायर कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, आपको थोड़ा सा जो है बार बार उसी को ब्रीथ कर रहे हैं तो एकदम दिल में इस तरीके से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो लोगों को क्या लगता है कि भाई चुड़ैल आ गई हमारे पास, तो चुड़ैल वुड़ैल नहीं आई है वो पेड़ के नीचे, वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, सो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग आल्सो बेटा। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज बनाया प्लांट ने, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जब बन जाता है तो इसको स्टोर कर देता है ये, और स्टोर कैसे करता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में बेटा इस चीज को, ग्लूकोज को स्टोर कर देता है प्लांट्स। तो इस तरीके से आपका जो है वो यहां पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ नाइट्रोजन इसने मिलाया और क्या करता है, ये मिलाकर के सर प्रोटीन्स बना लेता है। फिर इसको प्लांट्स, अरे एनिमल्स वगैरह प्रोटीन इनको खाते हैं, वो एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज हाउ द प्लांट इज गोइंग टू मेक इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉप, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स यानी कि एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, दैट पर्टिकुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे थे बेटा। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या पढ़ा सर, कि यहां पर ये रॉ मटेरियल जो था वाटर था और ये कार्बन डाइऑक्साइड था, और दोनों सब चीज कन्वर्ट होने के बाद क्या बनकर के आ गया, ग्लूकोज बनकर के आ गया एंड ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो गई उसके साथ। यही चीज हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का जो मैंने प्रोसेस आपको लिखा था वो यहां पर मिल गया हम लोगों को। दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, बचपन से यही पढ़ते हुए आते सर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर के साथ रिएक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, को ग्लूकोज बना लेगी, वाटर इस तरीके से जो है वो ऑक्सीजन बना लेगी। ये बैलेंस करने के लिए वाटर इतना जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन इस तरीके से हो जाता है। तो ये प्रोसेस था बेटा, और आपने देखा कि 10th के लेवल पे किस तरीके से आपको ये प्रोसेस जो है वो पढ़ना है और किन किन जगह की बात करनी है, क्या क्या चीजें जो है वो पढ़नी है। ठीक है, सो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। थोड़ी सी चीजें कुछ और हैं जो मैं आपको इसमें बता दूं कि अब किस तरीके से नाइट्रोजन और प्रोटीन इसमें। अच्छा, कुछ प्लांट्स पता है कैसे होते हैं, देयर आर फ्यू प्लांट्स जिनको क्या होता है, नाइट्रोजन डिफिशियंट होती है, नाइट्रोजन नहीं मिल पा रहा है, सॉइल के अंदर भी नाइट्रोजन कम है। तो ये क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू रिक्वायर इट्स नीड फॉर द नाइट्रोजन, दीज प्लांट कैप्चर इंसेक्ट्स, और ऐसे उनको क्या कहा जाता है, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। पूछ क्या लेता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्यों जो है वो ये खाते हैं, भाई फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, साथ में इंसेक्ट भी खा रहे हैं,
क्यों? इन ऑर्डर टू कंप्लीट द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, बिकॉज दे आल्सो नीड टू हैव मेक द प्रोटीन। ये सवाल भी पूछा गया है कि प्रोटीन के अंदर क्या क्या चीजें होती, कौन सी एक ऐसी एसेंशियल चीज है जो प्रोटीन को बनाने के लिए जरूरी है, दैट इज नाइट्रोजन। बट सो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू पीपल शुड नो। अच्छा, अब ग्लूकोज की बात करी जाए तो इसमें क्या होता है, फूड के कंपोनेंट की बेसिकली बात करी जाए, प्लांट्स क्या क्या चीजें बना दे रहा है बेटा, ग्लूकोज के बारे में हम लोगों ने बात करी। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, व्हाट इज ग्लूकोज? बेसिकली अगर बात करी जाए तो प्लांट क्या बना रहा है, यहाँ पे कार्ब्स बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से फॉर्म हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के? साथ ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, स्टार्च हम लोगों ने पढ़ा स्टोर कर रहा है, सेलुलोज है। अच्छा, सेलुलोज एक खास तरीके का हुआ है। सेलुलोज की अगर बात करी जाए तो सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि ये सेलुलोज सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोर्स यानी कि रूमिनेंट्स ही जो है वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके चैम्बर में क्या अलग से एक सॉरी उनके जो एलिमेंट्री कैनाल है उनके उसमें जो है अलग से चैम्बर होता है, दैट इज कॉल्ड एज र्यूमेन बेटा। तो सेलुलोज जो है वो हम लोग नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कभी कभार सवाल क्या पूछ लेता है कि भाई कितना, कह रहे हैं कितनी एनर्जी मिल जाती है, कह रहे हैं कि 1 ग्राम अगर आप कार्ब्स जो है वो लेते हैं तो अराउंड 17 किलो जूल ऑफ एनर्जी हैज बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्ब्स, यानी कि 1 ग्राम कार्ब्स की अगर बात करी जाए बेटा तो अराउंड 17 किलो जूल ऑफ एनर्जी इससे जो है वो आपको मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी चीज क्या बना रहा है, प्रोटीन्स बना रहे हैं बेटा। प्लांट ने नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया और प्रोटीन बनाई। प्रोटीन का एक बार पूछा गया था कि प्रोटीन जो टर्म है बेटा वो किसने जो है वो कॉइन किया है, तो एक भाई साहब थे जिनका नाम था बर्जीलियस, जे बर्जीलियस, बर्जीलियस। तो यू पीपल शुड आल्सो नो दीस काइंड्स ऑफ थिंग्स फॉर द एंट्रेंस प्रिपरेशन। ठीक है, कि कौन थे, बर्जीलियस थे जिन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। अच्छा, प्रोटीन डाइजेस्ट होके किस चीज में कन्वर्ट होती है बेटा, आफ्टर द डाइजेशन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड। तो ये वाली भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक सिंगल प्रोटीन का मॉलिक्यूल, वन प्रोटीन मॉलिक्यूल इज गोइंग टू जनरेट 20 अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई आपकी कि हाँ भाई कितना जो है वो जनरेट इस तरीके से आपको जो है वो दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपके फूड पार्टिकल्स में बेटा और क्या होता है, प्रोटीन को और क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। अच्छा, दो चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि भाई कार्ब्स हो गया, अलॉन्ग विद कार्ब्स फैट जो होते हैं आपके, ये दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड है। कार्बोहाइड्रेट्स की इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स दे आर गोइंग टू गिव क्विक एनर्जी, whereas if you are going to talk about fats are going to give stored energy। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है कि सर आपने कार्बोहाइड्रेट में तो बता दिया 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज गोइंग टू गिव 17 किलो जूल ऑफ एनर्जी, व्हाट अबाउट द फैट मॉलिक्यूल? ये 1 ग्राम फैट मॉलिक्यूल जो है बेटा, 1 ग्राम of fat molecule is going to give around 37 किलोजूल ऑफ एनर्जी, ये स्टोर्ड एनर्जी होती है। और फैट का डाइजेशन होने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये फैट की हम लोगों ने बात कर ली, बोथ ऑफ देम आर एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन्स की हम लोगों ने बात करी, दे आर व्हाट, दे आर दी बॉडी बिल्डिंग फूड, रिपेयर करने के लिए भी काम आते हैं। बॉडी बिल्डिंग, आप लोगों ने सुना होगा कि भैया जो लोग जिम जाते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारा एकदम प्रोटीन का जो है वो इस तरीके से इंटेक बढ़ा लेते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं इसको, और ये रिपेयर करने का भी जो है वो काम करता है। अंडरस्टूड? तो ये इस तरीके से प्रोटीन। अच्छा, और फूड मटेरियल की हम लोग बात करें, सो हमारे पास इसके अलावा विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं, अच्छा मिनरल्स का फर्दर हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ये मैं आपको 9th क्लास का जो पोर्शन है ये बताऊंगा। कुछ मिनरल्स होते हैं माइक्रो और कुछ होते हैं मैक्रो, ये डिपेंड करता है इनके अमाउंट कितना नीडेड है, अगर ज्यादा नीडेड होता है, जरूरी होती है तो मैक्रो, कम क्वांटिटी में जरूरी है तो माइक्रो। बहरहाल टुगेदर दे आर गोइंग टू प्रोवाइड अस इम्यूनिटी।
ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा अगर आपसे। बहुत बेसिक सी चीज है कि हाँ भाई किस चीज की क्या क्या जरूरत होती है, इसमें बात आ गई जहन में, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा आपके पास वाटर और रफेज, ये दो चीजें आपके और प्रेजेंट होती हैं। ऑल्दो ये सारी चीजें हमको, ये दोनों चीजें हमें कुछ नहीं देती हैं। वाटर जो है, अरे सॉरी, वाटर जो है वो हाइड्रेट रखने के लिए जरूरी होता है, और रफेज जो होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड प्रॉपर्ली रिमूव हो जाए हमारी बॉडी से, उस चीज के लिए जो है वो जरूरी होता है। ऑल्दो 5 कंपोनेंट्स मेन इस तरीके से हो गए, वी हैव कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एज वेल एज मिनरल्स। तो ये 5 चीजें जो है आपके पास जो है बेटा, ये सारी चीजें जो है वो जरूरी होती है। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स किस तरीके से होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी साइट है, किन चीजों को क्या कहते हैं, क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन टॉट टू यू राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इन्हीं चीजों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाए। मैं कह रहा हूं ना, बहुत छोटे लेवल से आपको लेकर के चलूंगा एक एक टॉपिक को। अगला ये वाला पोर्शन हम लोग कवर करने के बाद, इसके बाद एनिमल्स का स्टार्ट करेंगे कि न्यूट्रिशन में किस तरीके से एनिमल्स आ रहा है। अच्छा, ये सारी चीजें जो है वो हमारे यहाँ ऑलरेडी इस तरीके से पढ़ाई जा रही है बेटा। अगर आपको समझ में आ रहा है, इफ यू वांट टू जॉइन अस ऑफलाइन, कि अगर ऑनलाइन में आपको समझ में आ रहा है, ऑनलाइन, अरे सॉरी, ऑनलाइन आपको समझ में आ रहा है, ऑफलाइन भी आप पढ़ना चाहते हैं, सो आप जो है वो हमारे सेंटर में आकर के, क्योंकि फ्रॉम द 1st of August द न्यू बैच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड। 1 अगस्त से आपका बैच जो है वो स्टार्ट हो जा रहा है। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 10 बोर्ड्स और 11th इंटर्स, या फिर दोनों के लिए ही आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये कुछ एक नमूना था कि किस तरीके से आपको जो है वो पढ़ाया जाएगा। यू आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड विद अ लॉट ऑफ टेस्ट अलोंग विद द स्टडी मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, इन ऑर्डर टू एनरोल योरसेल्फ यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर ऑफिशियल नंबर, दैट इज 7661813310, या फिर आप सिंपल जो है वो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, दैट इज नियर दी मुजम्मिल कॉम्प्लेक्स इन अलीगढ़। ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। आपकी आपसे एक ये रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि जो भी चीजें मैंने बताई हैं आपको, आप उन सारी चीजों को नोट कर लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में, रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाए, और हम लोग क्वेश्चंस भी इस तरीके से आगे सॉल्व कर सके। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।